हमारे देश में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। आप कितनी ही व्यवस्था करें, लेकिन जिस गति से शहरीकरण हो रहा है, हमारे लिए बहुत अनिवार्य हो गया है कि हम दो दिशा में काम करें। गांव में हम उस प्रकार से कार्य विकसित करें, रोजगार के अवसर पैदा करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें गुणात्मक परिवर्तन करें। जो सुविधा शहर में है वो सुविधाएं गांव को मिले, जो संभावनाएं शहर में हैं वो संभावनाएं गांव में भी हो, जो अवसर शहर को उपलब्ध है वे अवसर गांव को भी उपलब्ध हो। तब जाकर के गांव से शहर की तरफ जो दौड़ है उसमें हम कुछ कमी ला सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम टुकड़ों में सोचेंगे, अभी अभी जीत करके आए हैं, 5 साल में कैसे फिर से चुनाव जीतना, इसी दायरे में अगर सोचेंगे तो हम कभी भी शहरों के सामने जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उन चुनौतियों को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। और इसलिए तत्कालीन राजनीतिक लाभ हो या न हो, 25 साल 30 साल के बाद हमारा शहर कैसा होगा, कितनी मात्रा में पानी की जरूरत होगी, कितने स्कूल लगेंगे, कितने अस्पताल लगेंगे, ट्रैफिक कितना बढ़ेगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी, इस लंबी सोच के साथ अगर हम शहरों के विकास का प्लानिंग करेंगे तब जाकर के ये तेज गति से जो शहरीकरण हो रहा है उस चुनौतियों को हम पार कर सकते हैं। दिल्ली में जो सरकार है उसने, जिसे आपने जिम्मेवारी दी है, और इसलिए हमने हमारी कार्यशैली तत्कालीन लाभ के बजाय एक स्थायी परिवर्तन की ओर बल देने वाली बनाई है। हमने गांवों के लिए योजना बनाई है, रर्बन मिशन। ये रर्बन मिशन ऐसा है जिसमें वो गांव जो धीरे धीरे शहर बनते चले जा रहे हैं, देखते ही देखते जनसंख्या बढ़ रही है, बड़े शहरों के 20-25 किलोमीटर के रेडियस में है। हमने देश भर में सभी राज्यों को कहा कि ऐसे गांव छानिए, निकालिए, और उन गांवों को रर्बन योजना के तहत विकसित करने का एक डिटेल काम चल रहा है। जिस रर्बन मिशन का सीधा साधा अर्थ है, आत्मा गांव की हो, सुविधा शहर की हो। गांव की आत्मा मरनी नहीं चाहिए।
वो सुरक्षित रहनी चाहिए, पनपनी चाहिए, लेकिन गांव वालों को 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और इसलिए हमने एक रर्बन मिशन के तहत देश भर में सैकड़ों गांव उन पर फोकस किया है, सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि शहरों पर बोझ कम किया जा सके। दूसरी तरफ शहरों में बड़ा बदलाव लाने का काम, और बदलाव की एक पहली आवश्यकता होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। ज्यादातर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रति उदासीनता रही है। अभी इतने से चल जाएगा तो बस इतना ही रोड बनाओ, और बाद में जब रोड चौड़ा करना है तब तक लोगों ने एंक्रोचमेंट कर लिया होता है, और फिर कोर्ट कचहरी का मसला चलता है। 25-30 साल तक कोई मेल ही नहीं बैठता है। हमने ऐसे ही चलाया है। पानी के नल डालेंगे, जब तक पानी का नल डालने का पूरा हो जाएगा पाइपलाइन का, तब तक वहां जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो पाइपलाइन की साइज छोटी पड़ जाएगी। फिर प्रश्न आएगा बड़ी पाइपलाइन कैसे डाले। यानी हम विकास के उस मॉडल को लेकर चले हैं जिसके कारण हम तत्कालीन लाभ वो तो अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं विकसित नहीं करते कि आने वाले दिनों में आने वाले कितने बोझ होने वाला है उसका भी हम सॉल्यूशन निकालें। हमारी कोशिश है आज पूरे देश में एक साथ 50 से ज्यादा शहरों में मेट्रो की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा आर्थिक बोझ उठाने का हमने फैसला किया है। लेकिन अगर हम टुकड़ों में करते, बातों को टाल देते, तो एक तो प्रोजेक्ट महंगे हो जाते, उस शहर की समस्या बढ़ती जाती, और पैसे लगाने के बाद भी वो आवश्यकता की पूर्ति करे उस स्थिति में नहीं होते। और इसलिए हमारा दूसरा प्रयास है कि जो भी काम हाथ में ले उसको समय सीमा में पूरा करे। हो सके तो 25-30 साल के बाद की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके प्लानिंग करने का प्रयास करें। आज वो शायद इकोनॉमिकली वायबल हो या ना हो, लेकिन एक बार अगर बात चल पड़ी तो इकोनॉमिकली वायबल होना भी 2-4 साल में हम अनुभव करने लग जाएंगे। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। आज पूरे देश में 2.5 लाख पंचायत, उनको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये डिजिटल इंडिया ये सिर्फ शहरों के लिए नहीं है, संपूर्ण हिंदुस्तान को जब तक हम आधुनिक व्यवस्था और विज्ञान के साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। एक जमाना था जब इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा आती थी तो रोड, रेल, ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट। अब वक्त बदल चुका है। लोगों को हाईवेज भी चाहिए, आईवेज भी चाहिए। हाईवेज, इंफॉर्मेशन वेज, हाईवे भी चाहिए, हाईवे भी चाहिए। अगर हाईवेज चाहिए तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हमें पूरे देश में खड़ा करना पड़ेगा। पहले पानी का नल लग जाए, पानी का पाइपलाइन लग जाए तो लोग खुश हो जाते थे। आज लोगों का कहना है कि साहब हमारे यहां गैस की पाइपलाइन भी लगनी चाहिए। वक्त बदल चुका है।
तो बदले हुए वक्त में हमने विकास की अवधारणाओं को भी आधुनिक करना होगा और तब जाकर के सामान्य मानवी को आने वाले दिनों में क्या जरूरत रहने वाली है, इसको हम परिपूर्ण कर सकते हैं। वर्तमान में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे को रेल और रोड से भी आगे बढ़ा करके वाटर ग्रिड, डिजिटल नेटवर्क, गैस ग्रिड, स्पेस के साथ सीधी टेक्नोलॉजी का संपर्क। अगर हमारा किसान इंश्योरेंस निकालता है तो उसकी फसल कितनी थी, फसल को कितना नुकसान हुआ, वो स्पेस टेक्नोलॉजी से पता चलना चाहिए और किसान को उसके हक का पैसा मिलना चाहिए। इस प्रकार का नेटवर्क ये समय की मांग है और उस रूप में भारत आधुनिक भारत बने, व्यवस्थाओं और सुविधाओं से सभर हो, उस सपने को लेकर के हम चल रहे हैं। पुणे में मेट्रो का ये प्रकल्प, यहां के लोगों की नाराजगी बहुत स्वाभाविक है। अगर यही काम बहुत पहले हुआ होता, कम खर्चे में हुआ होता, इतने साल तक जो परेशानी हुई वो न होती। कई लोगों ने मुसीबत के कारण गाड़ियां खरीदी, वो गाड़ियां नहीं खरीदते, वो मान लेते कि अब मेट्रो आ गया, गाड़ी खर्चा क्यों करूं, पार्किंग के लिए जगह नहीं है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और मेरे पुणे के भाई बहनों, पहले की सरकारें बहुत अच्छे अच्छे काम मेरे लिए बाकी रख के गई है। और इसलिए ये अच्छे काम करने का मुझे अवसर मिल रहा है। मुझे आज पुणे में इस कार्य हेतु आपके बीच आने का सौभाग्य मिला। मुझे मालूम नहीं है जगताप जी कितने खुश हैं, क्योंकि पॉलिटिकल कारणों से कभी खुशी हो तो भी जाहिर करना जरा मुश्किल हो जाता है। अभी वेंकैया जी बता रहे थे कि पुणे को 28 करोड़ के बजाय 160 करोड़ मिल गया। अब चुनाव आने वाले हो, म्युनिसिपैलिटी के पास 160 करोड़ रुपए आ जाए, क्या कुछ नहीं कर सकते हो? लेकिन ये सब हुआ इसलिए कि 8 नवंबर को रात को 8 बजे जो मैंने घोषणा की, इसके कारण हुआ है। और ये सिर्फ पुणे में नहीं, हिंदुस्तान की हर सरकारों के पास अकेले अर्बन बॉडीज में 200 से 300% इनकम बढ़ी है। क्योंकि हर किसी को लगा कि मोदी ले जाएगा, उसके बजाय अच्छा है यहां डाल दो। लेकिन ये भी अच्छा हुआ, वरना कभी अर्बन बॉडीज में टैक्स 50%, 60%, 70% से आगे बढ़ नहीं पाता था। और देने वाले कौन थे? सामान्य व्यक्ति तो दे देता था। और नहीं देने वाले कौन होते थे? जो कभी कभी हमारे अगल बगल में दिखाई देते हैं, वो भी नहीं होते थे। अब क्योंकि जिनकी ज्यादा पहुंच होती है, वो कानून नियम तोड़ने का आदी हो जाता है। लेकिन सबको लाइन में लगा दिया है। देश में हर कोई समान होता है जी। हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए। हर किसी ने नियमों का पालन करना चाहिए। और मैं बताऊं देशवासियों, हमारे देश में
सरकारें कैसे चली है, ये मैं किसी को बुराई करने के लिए नहीं कह रहा हूं। दिल में दर्द होता है, पीड़ा होती है। क्या करके रख दिया हमारे देश को। आप हैरान होंगे, भारत की संसद ने 1988 में बेनामी संपत्ति का कानून पास किया। संसद में बहस हुई, पक्ष विपक्ष चर्चा हुई, कानून पास हुआ, अखबारों में हेडलाइन छप गई। जिनको जय जयकार होना था जय जयकार हो गया, मालाएं पहन ली कि वाह ईमानदारी का काम किया। लेकिन संसद से वो जो कागज निकला वो फाइल के ढेर में खो गया, मेरे आने के बाद निकला। उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कानून लागू नहीं किया गया। अगर 1988 में उस समय जो संसद में बैठे थे, जिन्होंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया, अगर उस सरकार ने लागू किया होता तो आज बेनामी संपत्ति के नाम पे जो देश में पाप बढ़ा है वो बढ़ता क्या? देश बचता कि नहीं बचता? ऐसा ऐसा पाप करके गए हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं भी ऐसे ही चलने दूं कि ठीक करूं? जरा जोर से बताओ, ठीक करूं? तो जैसे अभी देवेंद्र जी ने आपसे लाइट करवाई थी, फिर से एक बार लाइट करके बताइए। ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश को तबाह होने की जो बातें चल रही उसको रोकनी चाहिए कि नहीं रोकनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, अगर समय पर देश में बीमारियों का उपचार किया होता तो आज मुझे ऐसे कठोर कदम नहीं उठाने पड़ते। आज से 40 साल पहले जो काम करने चाहिए थे वो काम किए होते तो आज मेरे देश के 125 करोड़ ईमानदार लोगों को कतार में खड़ा नहीं रहना पड़ता। देशवासियों को जो कतार में खड़े रह करके कठिनाइयां झेलनी पड़ी है, जितनी पीड़ा देशवासियों को है उतनी ही पीड़ा मुझे भी है। लेकिन ये निर्णय देश के लिए करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने निर्णय नहीं किया उन्होंने देश का भारी नुकसान किया है। मैंने देश को बचाने का वादा आपको किया था और इसलिए मैं आपके आशीर्वाद से आज एक कठोर कदम उठा रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं पुणे से विशेष अपेक्षा करता हूं। ये देश की औद्योगिक विरासत वाली नगरी है, ये शिक्षा का भी धाम है और बहुत जमाने से अगर काशी में विद्वान होते थे तो पुणे भी विद्वत्ता के लिए जाना जाता था। आईटी प्रोफेशन पुणे के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। क्या ये पुणे नगरी ऑनलाइन पेमेंट की दिशा में और तेज गति से आगे बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती? क्या हमारा मोबाइल फोन बैंक बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये बैंक हमारी हथेली में हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जब चाहे जी चाहे अपना कारोबार चला सकते हैं, नहीं चला सकते? क्या बैंक के कतार में खड़ा रखने की जरूरत है? क्या एटीएम के बाहर खड़े रहने की जरूरत है? सारी व्यवस्था उपलब्ध है कि नहीं है? क्या पुणे वासी मेरी मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करोगे? पक्का करोगे? हम तय करें कि हम ई वॉलेट के द्वारा
या डेबिट कार्ड के द्वारा। अब तो आधार एनेबल सर्विसेज भी अवेलेबल है। सिर्फ आपका बैंक अकाउंट हो, आधार नंबर हो, आप अंगूठा लगाइए, आपका पेमेंट हो जाता है। इतनी व्यवस्था हो गई है। और ये बात मान के चलिए, यहां शरद राव बैठे हैं, किसान नेता है। मुझे बताइए, गन्ने की पैदावार ज्यादा हो तो गन्ने का दाम कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बताइए ना। प्याज की पैदावार ज्यादा हो तो प्याज का दाम कम होता है कि नहीं होता है? आलू की पैदावार ज्यादा हो तो आलू का दाम कम होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही नोट ज्यादा पैदा होती है तो नोट का दाम भी कम हो जाता है। ये जितनी ज्यादा नोटें छापी, नोट की कीमत खत्म हो गई। आप 8 नवंबर के पहले 100 रुपये को कोई पूछता था? उसकी तरफ कोई देखता था? घर में भी बच्चा 1000, 500, 100 रखा तो 1000 की तरफ जाता था, 100 की तरफ नहीं मुड़ता था। कोई कीमत ही नहीं बची थी। 8 तारीख के बाद 100 रुपये की शान बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? छोटी करेंसी की ताकत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? देशवासियों, 8 नवंबर के बाद हिंदुस्तान में भी बड़ों की नहीं, छोटों की ताकत बढ़ गई है दोस्तों। छोटों की ताकत बढ़ गई। और ये मेरी लड़ाई छोटों की ताकत बढ़ाने के लिए है, गरीबों को सामर्थ्य देने के लिए है। लेकिन आपने देखा होगा, कुछ लोगों को लगा कि सब सरकारें तो ऐसी होती हैं, पहले थी वैसी ये होगी। ठीक है, मोदी 2-4 दिन बोल देंगे, फिर क्या होगा? फिर तो हम ही हम हैं, सालों से करते आए हैं, कर लेंगे। इसी मिजाज में उनको लगा बैंक में डाल दो, सब काला सफेद हो जाएगा। नोट तो काले की सफेद नहीं हुई, चेहरा काला हो गया। चेहरा काला हो गया। कुछ बैंक वालों को पटा करके और हिस्सेदारी करके खेल खेलने गए, अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आज टेक्नोलॉजी इतनी उत्तम है कि वो घर से निकला है ना, वहां तक पूंछ पहुंचने वाली है। महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद भी ये हर एक को पीछा किया जाएगा। बताओ भाई, पहले तो नहीं था, कहां से आया? बताना पड़ेगा। जिन्होंने सोचा है कि अब बैंक में गए तो काला सफेद हो गया, उनसे मैं कहता हूं, संभल जाइए। अभी भी मौका है, कानून का पालन कीजिए। गरीबों के हक का जो है वो लौटा दीजिए। अब बचने की संभावना बची नहीं है। और इसलिए ये पुणे की धरती से मैं हर किसी को कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है। आज भी नियम ऐसे हैं जिससे आपकी मदद हो सकती है। सही रास्ते पर आ जाइए, जिंदगी भर चैन की नींद सो जाइए, कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। और अगर नहीं आए तो मैं कम से कम सोने वाला नहीं हूं। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट, या आतंकवाद, या नक्सलवाद, इसके खिलाफ लड़ाई कहने को नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बड़े जिगर के साथ लड़ाई को छेड़ा है। और 125 करोड़ देशवासियों का मिजाज देख करके मैं विश्वास से कहता हूं, ये मुट्ठी भर ताकतें जो देश को बांध में रख करके अपनी जी चाहे मर्जी करते थे, वो वक्त चला गया है।
अब इस देश में बात चलेगी तो 125 करोड़ देशवासियों की चलेगी। अगर इस देश में आवाज उठेगी तो 125 करोड़ देशवासियों की आवाज उठेगी। उस आवाज को मुट्ठी भर लोग अब दबा नहीं पाएंगे। इस बात को लेकर के मैं निकला हूं दोस्तों, और इसलिए मैं देशवासियों का आभारी हूं। और मैं बताऊं, मैंने पहले ही दिन कहा था 50 दिन तक तकलीफ होने ही वाली है, और मैंने तो ये भी कहा था बढ़ने वाली है। लेकिन 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू हो जाएगा और बेईमान लोगों की तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। वो वैसे भी अभी देख रहे हो, बड़े बड़े बाबू जेल जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग जेल जा रहे हैं, बैंकों के अनेक लोग घर चले गए, छुट्टी हो गई, और कुछ जेल भी चले गए। भाइयों बहनों, बड़ी सोच समझ करके देशवासियों के प्रति पूरा विश्वास रखते हुए जो कदम उठाए हैं, देश सफल होकर रहेगा, ये मेरा विश्वास है। मेट्रो का काम तेज गति से आगे बढ़े। और जब महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा था तब मैंने महाराष्ट्र को कहा था, मैंने कहा देखिए 15 वर्ष से ये महाराष्ट्र की गाड़ी गड्ढे में फंसी हुई है। अगर उसको निकालना है तो डबल इंजन की जरूरत पड़ेगी। एक दिल्ली का इंजन, एक महाराष्ट्र सरकार का इंजन। और आपने हम पे भरोसा किया, डबल इंजन लग गए हैं। मेट्रो आई कि नहीं आई? तो ये डबल इंजन की ताकत है। तो आपने इस डबल इंजन का अवसर दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।